ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा इसको, अरे क्या है मसला, क्या है? ये क्या हुआ? सही है ना? अब सही है तो जी बेटा, इंशाअल्लाह इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, ये कर लो बस। बस जो मैंने कहना था वो कह दिया, मतलब आप खुद निकाल लें। हर बात का इजहार जरूरी नहीं लफ्ज से। ये बड़े क्यों नहीं रहा? क्यों? इसमें लगा नहीं, इसमें लगा दो। 99988881616। यार ये टेढ़ा हुआ है। सही। अच्छा भाई ये बताइए, आज हमने शुरू क्या करना है, याद है आप लोगों को? जी बॉयज, क्या पढ़ाना था आज, याद है आपको? कहाँ से स्टार्ट लेना है दोबारा? चैप्टर, हाँ जी, चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक अंडर डिस्कशन था ट्रांसफॉर्मर का। और ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक खत्म हो जाता उस दिन, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ गया, तो आज हम उसे खत्म करके न्यूमेरिकल करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और कल इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है 15। तो हमारा टॉपिक जो था वो था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जी म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं, पिछले हफ्ते पढ़ा चुका हूं कि ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर होती है। आयरन कोर के एक तरफ हम प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं और एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं।
फिर प्राइमरी वाइंडिंग को एसी करंट देते हैं। एसी करंट क्या होता है? चेंज होता रहता है। जब एसी करंट चेंज होता है तो इसमें से एसी करंट गुजरने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ये आयरन की वजह से, आयरन के अंदर से पास होते हुए सेकेंडरी कॉइल से भी गुजरती है। तो जब इस वाले कॉइल में करंट चेंज होता है तो इस वाले कॉइल की वजह से पैदाशुदा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। और मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एरिया में से गुजरती है तो उसको फ्लक्स कहते हैं। जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। जितना फ्लक्स इसमें चेंज होगा उतना फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा। और आपको पता है फैराडे ने क्या कहा था कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो हम पढ़ चुके हैं। और पिछले हफ्ते जो हमने क्लास जो पढ़ी थी उसमें बताया था कि ES अपॉन EP बराबर है NS अपॉन NP। यानी अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा कर देना। अगर तुम्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, वोल्टेज कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम कर देना। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, ये बात हो चुकी थी। अच्छा, फिर मैंने ये बात बताई थी जिस पर जो मसला खड़ा हुआ, वो डिस्कशन लंबा हुआ। वो बात ये थी कि मैंने कहा था स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ जाता है पर करंट कम हो जाता है। ये वो बात थी जिस पर डिस्कशन शुरू हुआ। कुछ बच्चों ने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि वोल्टेज बढ़े करंट कम हो जाए। तो मैंने कहा बेटा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। एनर्जी का रेट होता है पावर। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर कांस्टेंट रहती है, पावर कांस्टेंट रहती है। जब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट सेम रहेगा। क्योंकि पावर को हम बढ़ा नहीं सकते, जो इनपुट पर पावर देंगे वही आउटपुट पर पावर लेंगे। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज्यादा हो जाता है पर करंट कम हो जाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है। ये रीजन था जो हमने पढ़ लिया था। अब इसकी दो तीन बातें जो रह गई थी वो डिस्कस करके फिर न्यूमेरिकल करते हैं। जनाब, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी। बेटा एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन इनपुट है कौन आउटपुट है? शाबाश, प्राइमरी इनपुट है और सेकेंडरी। तो मेरा बेटा आउटपुट पावर यानी सेकेंडरी की पावर, पावर कैसे निकालते हैं? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं ना, तो इसलिए ई लिखा हुआ है। और सेकेंडरी लगा दिया, आउटपुट के लिए सेकेंडरी हो गया, इनपुट के लिए प्राइमरी हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी है। आप जानते हो कि वोल्टेज का रेशो ES अपॉन EP की जगह में क्या लिख सकता हूं? तो मेरा बेटा ES और EP को हटा दो तो क्या आ जाएगा? NS IS NP। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अच्छा ये बताओ, इनपुट पावर ज्यादा होती है या आउटपुट? अभी समझाया था, पावर क्या होती है? सेम रहती है ना। तो मेरा बेटा एक होती है आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में यानी अगर मैं तसव्वुर करूं कि कोई लॉस ना हो और बड़ा अच्छा काम करे, तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर होनी चाहिए। तो
तो ऊपर और नीचे कैंसिल होकर जवाब आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट होना चाहिए। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट होना, मगर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। जो अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कमर्शियली यूज होते हैं, ये जो घरों के हमारी गलियों में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, पीएमटी जिसे कहते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं वो 95% लेकर 98% तक एफिशिएंट होते हैं। प्रैक्टिकली ये होता है जनाब। नहीं, प्रैक्टिकली 100% नहीं होता। ये बताइए कि अगर आप घर में मिलाद कर रहे हैं और आपने खाने में बिरयानी बनाई है, मुझे जरूर याद रखना कभी ऐसा हो बीफ बिरयानी हो तो याद रखना, चिकन में मत बुलाना भले, ठीक है। तो जितनी बिरयानी आप बनाते हैं वो सारी खाई नहीं जाती है, जाया भी होगी। तो प्रैक्टिकली जब कोई भी चीज जब आप मेहमानों की तादाद के मुताबिक जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसके मुताबिक आइडियल ऑर्डर करेंगे, लेकिन वो आइडियल उस पर नहीं उतरेगा। प्रैक्टिकली में कुछ लॉसेस होते हैं हर जगह। तो एक मिसाल दी मैंने आपको कि आइडियली ये 100% एफिशिएंट होना चाहिए, मगर ये 95% से 98% एफिशिएंट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि 2% से 5% क्या होता है, लॉस हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं पावर लॉसेस। पावर लॉसेस प्रैक्टिकली पावर लॉस हो जाती है। तो मेरा पावर लॉस की हेडिंग में नोट्स में है, जो आपने पढ़नी है वो मैं आपको पहले समझा दूं, फिर आप पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। पावर लॉस बेटा, पावर लॉस दो तरह के होते हैं। हाँ बता रहा हूं, मैं जिस तरह समझा रहा हूं वो समझे, फिर वहां पढ़ लीजिएगा। एक होते हैं कॉइल लॉसेस, एक होते हैं आयरन लॉसेस। कॉइल लॉसेस, आयरन लॉसेस। कॉइल, कॉइल माने तार। आप कभी कोई भी अप्लायंस यूज करेंगे, वायर यूज करेंगे, तो वायर से जब एनर्जी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं एटमो से, तो वो जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब करंट के फ्लो होने से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थोड़ी बहुत एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। तो वो लॉस हो गई, वो हमें मिलेगी नहीं, वो हमारे लिए बेकार हो गई, क्योंकि वो एनर्जी की शक्ल कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। तो कॉइल लॉसेस का मतलब है एनर्जी का वो लॉस जो कॉइल में होता है। कॉइल कितने हैं, दो, प्राइमरी सेकेंडरी, तो दोनों कॉइल में लॉस हो जाता है थोड़ा सा। और आयरन लॉसेस, भाई ट्रांसफार्मर में दो ही तो चीजें हैं, एक कॉइल और एक आयरन, ठीक। आयरन लॉस, आयरन लॉसेस की दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है एडी करंट लॉसेस, और एक कहलाता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस सुने भाई, एडी करंट लॉस। बेटा जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो मेरा बेटा थोड़ा सा करंट इस कॉइल में भी जनरेट हो जाता है, कॉइल में नहीं सॉरी, कोर में, आयरन कोर में भी कुछ करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से कोर गर्म होना शुरू हो जाती है। उस करंट को कहते हैं एडी करंट लॉस, यानी वो करंट जो किसमें आ जाए, आयरन कोर में जो करंट आ जाए, जिसकी वजह से आयरन कोर गर्म होने लगती है, उसे कहते हैं एडी करंट लॉस।
अच्छा, इससे अवॉइड कैसे करते हैं हम इससे अवॉइड ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर जो जो हमारे पास ये जो शीट्स होती हैं आयरन की, हर शीट के दरमियान हम एक लेमिनेशन कर देते हैं, यानी कोई ऐसा मटेरियल लेमिनेट कर देते हैं, जैसे हमने दीवार पर ये लेमिनेशन की है, कलर कोटिंग कर दी, इस तरह हम आयरन के ऊपर वार्निश लगा देते हैं। वार्निश लगा देते हैं ताकि वो हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे। तो इस तरह से ये एडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है, खत्म फिर भी नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी नोट में मिल जाएगा, लिखा हुआ है आपको एडी करंट लॉस। और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? ये जो आयरन है ना, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आयरन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो इस करंट की वजह से ये जो लोहा है, जो आयरन है, वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज। तो इसका मतलब है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसने वो एनर्जी मैग्नेटाइज करने में भी इस्तेमाल की। इसका मतलब है थोड़ी एनर्जी मैग्नेटाइज करने में भी इस्तेमाल हुई, जो आपसे रिकवर वापस नहीं होगी, वो तो हो गई इस्तेमाल। इसलिए उसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अब अगर तुमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई वी यूज आयरन कोर, हम आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर क्यों नहीं करते और क्यों? तो उसके दो रीजन सुन लीजिए। नंबर वन, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बता चुका हूं पिछले हफ्ते कि ये जो आयरन होता है, ये एक गुड मैग्नेटिक मटेरियल है। साइंटिफिक जबान में कहेंगे इट हैज हाई परमिएबिलिटी। ये जुमला मैंने कहा था कि व्हाई वी यूज आयरन कोर, हम आयरन कोर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज हाई परमिएबिलिटी। व्हाट डज इट मींस हाई परमिएबिलिटी? गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि लोहे का, आयरन का हिस्टेरेसिस लॉस दीगर मेटल से कम होता है। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं आयरन। जी बेटा, जो घर में क्लास ले रहे हैं उनको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला लॉस कम होता है ना, उसका मैग्नेटाइज वाला लॉस कम होता है। अब बेटा ये हो गया खत्म। अब आप निकालें बुक, उसके हम करेंगे न्यूमेरिकल, और उसके बाद में आपको पास पेपर के न्यूमेरिकल बताऊंगा। ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। आप जरा बुक निकालें। एक बुक आप मुझे दे दें। नहीं है बुक? बेटा आप दे दें, मैं फिर आपको सवाल लिख कर वापस कर देता हूँ। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है पेपर में। तो ट्रांसफार्मर तो आपके इसमें सिलेबस में है ना, रेडियोस में। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं इसमें। पेज नंबर 153, न्यूमेरिकल नंबर 15। सुने, आई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या मतलब हुआ?
यानी ये वोल्टेज कम करके देगा, स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो एग्जांपल है तुम्हारे जहन में? नहीं, स्विच नहीं, चार्जर। मोबाइल का जो चार्जर होता है वो तुम्हारे मोबाइल की बैटरी 12 वोल्ट की है, इसमें 220 वोल्ट आते हैं। जब तुम मोबाइल का चार्जर लगाते हो तो वो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, चार्जर के अंदर ये फिट होता है। 220 आता है पाकिस्तान में। अच्छा जी, a step down transformer at the end of transmission line reduces the voltage from 2400 volt to 1200 volt। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 2400 से 1200 वोल्ट कर देता है। मेरा बेटा रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है प्राइमरी वोल्ट ज्यादा है, सेकेंडरी वोल्ट कम है। स्टेप डाउन में ऐसा होता है। द पावर आउटपुट, बेटा आउटपुट पावर प्राइमरी की होती है सेकेंडरी की होती है? आउटपुट। तो पावर ऑफ सेकेंडरी इज 9.0 किलोवाट and overall efficiency is 95%। ओवरऑल एफिशिएंसी 95% है। द प्राइमरी वाइंडिंग है 400 टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स है 400। हाउ मैनी टर्न्स है द सेकेंडरी कॉइल? बताइए सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं? व्हाट इज द पावर इनपुट? इनपुट पावर प्राइमरी की पावर पूछ रहा है। एंड करंट इन ईच कॉइल, और प्राइमरी करंट पूछ रहा है और सेकेंडरी करंट पूछ रहा है। अक्सर यही चार चीजें पूछी जाती हैं, मतलब इन्हीं में से ये डेटा होता है, इन्हीं में से कुछ डेटा दे देते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ये ले बेटा, पहला पार्ट करते हैं सॉल्विंग NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। मेरा बेटा आज दोबारा पढ़ाया, पिछले हफ्ते पढ़ाया था ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन ये टर्न्स रेशियो फॉर्मूला। बेटा ES है 1200, EP है 2400। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में चाहिए, प्राइमरी में है 400। ये और ये कैंसिल, बचा 2। 400 जहां गया 400 डिवाइडेड बाय 2, 200 टर्न्स। जी पहला पार्ट सॉल्व हो गया। चले सेकंड पार्ट, पावर प्राइमरी। बेटा एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी पावर, इनपुट पावर मतलब प्राइमरी पावर, इनका रेशो, ये होता है एफिशिएंसी। ये आपको दिया हुआ है 95, 100 यहां लाकर कर दिया डिवाइड,
पावर सेकेंडरी मेरा बेटा कितनी है 9। अच्छा ये किलोवाट में है, जब मैं ये किलोवाट में पुट करूंगा तो पावर भी किलोवाट में आ जाएगी। तो पावर प्राइमरी ये 9 किलोवाट है। अब पावर प्राइमरी यहां चला जाएगा, 95 मल्टीप्लाई पावर प्राइमरी, 100 जाके 9 से मल्टीप्लाई हुआ 900। पावर प्राइमरी बराबर आया 900 अपॉन 95। जी बच्चों जरा बताएं कैलकुलेटर से। 9.47 बेटा, ये आया 9.47 किलोवाट। सॉल्विंग प्राइमरी करंट, बेटा करंट हमेशा पावर से निकलेगा। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। बेटा समझ लो फिर कॉपी करना है। देखो पावर का फार्मूला क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई, ये प्राइमरी है बेटा, प्राइमरी करंट चाहिए तो प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी पावर। अच्छा ये बताओ प्राइमरी पावर कितनी आई, मगर ये तो किलोवाट में है, तुम किलोवाट में पुट नहीं कर सकते यहां पर, तो किलो के लिए कैसे कन्वर्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये जवाब मैं जब यहां पुट करूंगा तो ये 9470 आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलो खत्म करने के लिए। प्राइमरी पावर है 2400, तो 94702400, इसको इससे डिवाइड कर दो, करंट प्राइमरी आ गया। जी बेटा कितना आया, 3.94 एम्पेयर। और आखिरी पार्ट सॉल्विंग सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट के लिए सेकेंडरी पावर यूज करेंगे ESIS। बेटा ये सेकेंडरी पावर है 9 किलोवाट, किलो को खत्म करेंगे ये बनेगा 9000, ES 1200। 9000 अपॉन 1200। जी बेटा 7.5 एम्पियर। क्या ये मुश्किल सवाल था? जी भाई मुश्किल तो नहीं था, बस ये आसान सवाल है। बेटा नोट्स है ना, इसके अंदर तुम चीजें रखिए वो निकाल लो बेटा, सब गिर जाएंगे मेरे हाथ से। अरे वाह मेरा भाई आ गया। लो तुम्हें पीनी है बेटा, चाय पीनी है, गजा की भी देना। मुझे तो घर में मिलती नहीं है भाई, मैं इसलिए पीता हूँ आगे। तुम्हारा भी ये हाल है क्या? घर में नहीं मिलती ना, अभी तो पीता हूँ और आगे। बस यार अब क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है बेटा, क्या बताऊं, बस छोड़। अल्लाह अकबर। अच्छा अब आप पास पेपर के उन सवालों पर निशान लगाएं जो आपने खुद करने हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही सवाल है।
पेज नंबर 81 नोट्स, पेज नंबर 81 लिख लो ताकि घर जाके कर लेना बाद में। नोट्स का पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 8 एयर है 99 का, एयर है 99 का। बहुत आसान सवाल है, कर लेना आज, इंशाल्लाह हो जाएगा। पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 19 ऑलमोस्ट यही सवाल है, थोड़ा डेटा चेंज है, सवाल यही 4 चीजें पूछी हैं। पेज नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 22 ये 3 सवाल हैं जो आपने खुद से करने हैं, इंशाल्लाह तैयारी हो गई। अल्लाह के फजल से चैप्टर 14 अब खत्म हो गया। चैप्टर 15 में स्टार्ट कर रहा हूं आज, कल इंशाल्लाह चैप्टर 15 हो जाएगा खत्म। बेटा चैप्टर नंबर 15 जो है उस चैप्टर का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 15। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा सुनिएगा, इस चैप्टर में से या तो एक लॉन्ग बनेगा या एक शॉर्ट बनेगा, ठीक है, या दोनों में से कोई एक बनेगा, या लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा। एक न्यूमेरिकल, अच्छा हो सकता है कि लॉन्ग और न्यूमेरिकल आ जाए, और हो सकता है शॉर्ट और न्यूमेरिकल आ जाए, या हो सकता है इन तीनों में से कोई एक ही चीज आए, क्योंकि इस दफा सवालात देंगे इस सेक्शन बी में ये 9, तो सवाल है कम। 9 में से आपको 5 करने शॉर्ट में। बेटा 9 क्वेश्चन में 4 या 5 न्यूमेरिकल्स होंगे और 4 या 5 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो न्यूमेरिकल चूंकि इतने सारे हैं ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल हो सकता है इसका ना लें। हालांकि इसका न्यूमेरिकल पूरी किताब में सबसे आसान न्यूमेरिकल है। जब मैं कराऊंगा तो आपकी ख्वाहिश यही होगी सर यही आ जाए तो अच्छा है, वरना इतना आसान सवाल है। अच्छा, इसमें जो लॉन्ग सवाल है वो सवाल 2019 में आ चुका है, यानी आखिरी पेपर में, लेकिन चूंकि वो रिड्यूस नहीं किया, इस दफा आना किसी और सवाल को था, वो रिड्यूस कर दिया, तो इसलिए इस सवाल के इक्वल चांस है कि ये आ जाए लॉन्ग में, ठीक। तो ये चांसेस हैं, ये मैंने आपको टारगेट पेपर में बताया। सवाल ये है, सवाल ये पूछेगा लॉन्ग के लिए, व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। नोट्स में पेज नंबर 85, नोट्स में पेज नंबर 85 निकालने, पूरा सवाल लिखा हुआ है। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या है, ठीक। व्हाट इज द प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है। राइट डाउन इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग बताएं। राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन बताएं। हाँ मतलब मुनासिब है,
लॉन्ग के लिए सही है, मगर अगर तुम ये लॉन्ग में कॉपी पे लिखोगे तो 300 पे बढ़ जाएंगे, ये टाइपिंग में कौन लगता है। अच्छा, और आगे वो पूछता है या कहेगा कि शो दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या वाइस वर्सा। तो पहले अच्छा, नोट्स में पूरा सवाल डिटेल मौजूद है, याद वहीं से करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट। किसी सर्किट में करंट है या नहीं, अगर डिटेक्ट करना है तो आप मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर लगाएंगे, वो बता देगा करंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, वो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर? इट इज अ डिवाइस और इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट, ठीक। व्हाट इज द प्रिंसिपल? ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो रिड्यूस सिलेबस में है नहीं, इसलिए पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन थोड़ा सा तस्करा मुझे करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। वो क्या है जरा समझें मेरा बेटा। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है,